हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जीके के 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में और राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 352 में आपको याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 में देखिए राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 356 में और राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की सिफारिश पर और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत के पंजाब राज्य में। किस राज्य में? भारत के पंजाब राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना 1951 में लागू हुआ था। फिर देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर या भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? दोस्तों वो तारापुर में स्थापित किया गया है। और तारापुर कहाँ है? तो वो आपको याद रखना महाराष्ट्र में। आपको याद रखना महाराष्ट्र के तारापुर में भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर या परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई है। लेकिन दूसरी स्थापना कहाँ की है दोस्तों? वो दूसरा है राउतबाटा। कौन सा है? ये राउतबाटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। ये भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा दोस्तों एक और परमाणु संयंत्र की स्थापना की है, उसका नाम है कल्पाकम। ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। तो आपसे पूछा जाएगा कि कल्पाकम, ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ है? ये तो तमिलनाडु में है। ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। और ये जो राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया, नहीं, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना महाराष्ट्र के तारापुर में। फिर देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कि इसमें शांति निकेतन, दोस्तों शांति निकेतन जो नगर था इसकी स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा दोस्तों देखिए कि विश्व भारती कॉलेज है जो कोलकाता में, ये विश्व भारती जो कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? तो आपको याद रखना 1921 में। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों याद रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर ही पहले भारतीय है जिसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। सर्वप्रथम क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में। 1913 में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। और किस क्षेत्र में दोस्तों? आपको याद रखना साहित्य क्षेत्र में। और उनकी जो पुस्तक है उनकी रचना कौन सी? तो आपको याद रखना गीतांजलि। इस गीतांजलि पर और सर्वप्रथम और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना अपना जो राष्ट्रगान है जो जन गण मन, ठीक है ना, और उनकी रचयिता भी कौन है? तो आपको याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा दोस्तों जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, जो राष्ट्रगान है, उनका रचयिता भी कौन है? तो आपको याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती कॉलेज की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस भारतीय के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किस पुस्तक रचना पर मिला था? तो आपको याद रखना गीतांजलि में। अब भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की स्थापना जो रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भारत का जो राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। फिर देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा जो देह त्याग की घटना कहते हैं उसे अपन कहते हैं महापरिनिर्वाण, मतलब उसे मोक्ष प्राप्त हो गया था। ठीक है ना, महापरिनिर्वाण कहते हैं। और फिर देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की घटना कब प्राप्त हुई थी या गौतम बुद्ध की जो मृत्यु कब हुई थी? ठीक है ना, तो वो दोस्तों आपको याद रखना 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। और कहाँ? तो आपको याद रखना कुशीनरा में। कहाँ? तो कुशीनरा में गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और जिसे अपन क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध समिति ने कब, कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीतनी 483 ईसा पूर्व
ठीक है ना, 483 BC बोलते हैं ना, बिफोर 483 ईसा पूर्व। और कहाँ आयोजित हुई थी, तो राजगृह में। और उस समय शासक कौन था दोस्तों, उसमें शासक था अजात शत्रु। फिर देखिए दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीतनी का आयोजन कब हुआ था, इसके 100 वर्ष बाद, इसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में। और वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीतनी का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। फिर देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें देखा है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। दोस्तों सूर्य की जो सतह का तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 फुट 20 मिनट, मतलब लगभग 500 सेकेंड को टाइम लगता है। मतलब 8 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, सूर्य है, सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो आपको याद रखना नाभिक के संलयन अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिक के संलयन की तो क्या अभिक्रिया होती है। और सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, वो आपको याद रखना हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन। मतलब सूर्य का जो 70% भाग है वो हाइड्रोजन से बना होता है, ठीक है ना। और बाकी भाग आपको याद रखना हीलियम से बना होता है। और सूर्य में किस प्रकार की जो क्रिया होती है, तो आपको याद रखना दोस्तों ये नाभिक के संलयन क्रिया होती है। सूर्य एक क्या है दोस्तों, सूर्य एक तारा है। इस पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा भी सूर्य है, क्योंकि सूर्य एक तारा है, ये ग्रह नहीं है, आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में। दोस्तों सवाना घास के मैदान है वो अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल वो सहारा मरुस्थल है, वो किस महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। इसके अलावा दोस्तों कालाहारी मरुस्थल है, ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये भी किस महाद्वीप का है, ये भी आपको याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। फिर देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन था, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में ये संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना। तो 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, जो पंचायती राज है ना उससे संवैधानिक मान्यता दी गई थी। जो पंचायती राज है ना संवैधानिक मान्यता, और पंचायती राज को कितने विषय दिए गए थे, तो आपको याद रखना 29 विषय या 29 कार्य दिए गए थे। फिर देखिए दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन, ये नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो आपको याद रखना 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका को जो संवैधानिक मान्यता दी गई है। और जो पंचायत समिति है, और पंचायत समिति को संवैधानिक जो मान्यता दी गई है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और पंचायत समिति या पंचायती राज को कितने विषय दिए गए हैं, तो आपको याद रखना 29 विषय प्रदान किए गए हैं। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को। एक बात याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा तो देता है, लेकिन उपराष्ट्रपति तत्काल सूचना किसको तत्काल सूचना देता है, तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। किसका देता है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, और उसको ये उपराष्ट्रपति क्या करता है, तत्काल सूचना देता है कि राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया है। फिर देखिए दोस्तों ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें। दोस्तों आपको याद रखना जो लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें है ना, तो वो आपको है उत्तर प्रदेश में। और कितनी सीट है, तो वो आपको याद रखना 80 सीट है। कितनी सीट है, 80 सीट है। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में कितनी सीट है, तो आपको याद रखना 48 है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कितनी सीट है, तो आपको याद रखना 42 है। इसके अलावा बिहार में कितनी सीट है, तो 40 है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में कितनी सीट है, तो आपको याद रखना 25 है। दोस्तों आपको याद रखना कि लोकसभा की जो सर्वाधिक सीट है वो उत्तर प्रदेश में है। 2 नंबर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 48 है। 3 नंबर पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 42 है। 4 नंबर पर बिहार है, बिहार में कितनी है, 40 है। फिर राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है, 25 है। और राज्यसभा में और राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है, तो दोस्तों 30 है। ठीक है ना। तो राजस्थान में आपको याद रखना कि ये जो 35 सदस्य है ना, ये संसद के जो सदस्य है वो कितने हैं सदस्य है, तो 35 सदस्य है, ये आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में लोकसभा की सबसे कम सीट है, तो आपको दोस्तों याद रखना सिक्किम राज्य है भारत का। देखो दोस्तों वैसे भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो तो गोवा है, ठीक है ना। तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की सीट सबसे कम है, कितनी है,
1 है, और गोवा में कितनी है 2 है, और दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी दोस्तों, दिल्ली में सीट है 7। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जो लोकसभा सीट है वो दिल्ली में है, ठीक है ना, और दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है 7 है। और राज्यों में सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। और राज्यों में सबसे कम लोकसभा सीट कहाँ है, तो आपको याद रखना सिक्किम में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है, तो वो आपको याद रखना गोवा है। फिर देखिए दोस्तों, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली की कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली की कुंडग्राम में जो क्या हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी दोस्तों आपको याद रखना, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, या अपन कहें कि ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। ये आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आपको याद रखना वो महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। फिर देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इसमें पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी है। दोस्तों पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आप याद रखना, ठीक है ना। पृथ्वी है जो अपनी दूरी पर कितना कोण झुकी हुई है, तो आपको याद रखना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। दोस्तों वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% है। कितनी है, 21% है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है दोस्तों, आपको याद रखना लगभग 21%, लगभग 21%। फिर देखिए दोस्तों, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। दोस्तों वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, तो आपको याद रखना 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आप याद रखना, पृथ्वी की जो तापमान में जो वृद्धि होती है ना, और पृथ्वी की तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और अपन कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह, और इनके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है मुख्य रूप से, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी कौन सी है, तो मीथेन गैस। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना रोटी फुलाने में कौन सी गैस सही कही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जब रोटी फूलती है इसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा दोस्तों आप जो पेप्सी है, कोका कोला है, जो शीतल पेय पदार्थ है, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है, तो आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन के पीछे कितने अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है। दोस्तों वो बिहार में भरता है, बिहार के सोनपुर में भरता है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। दोस्तों अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। फिर देखिए दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी, तो अष्टाध्यायी थी, ठीक है ना। ये संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना पाणिनि कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण की प्रथम रचना कौन सी थी, तो दोस्तों आपको याद रखना अष्टाध्यायी थी। फिर देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है दोस्तों, वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है दोस्तों, क्यों टंगस्टन का तापमान क्या होता है, सर्वाधिक होता है, और वो जल्दी से पिघलता नहीं है, वो जल्दी से क्या है, पिघलता नहीं है। और इसीलिए जो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, और कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। एकमात्र जो एक्रिय गैस भरी जाती है, और उस एक्रिय गैस का क्या नाम है, आर्गन गैस। कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस। ये आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए। दोस्तों जो त्रिपिटक ग्रंथ है तो आपको याद रखना बौद्ध धर्म के, किस धर्म के, बौद्ध धर्म के, और ये पाली भाषा में लिखी है। त्रिपिटक मतलब दोस्तों 3 पिटक है, 3 ग्रंथ है। कौन सा है, एक तो है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। ये जो 3 ग्रंथ हैं, ये तीनों ग्रंथ हैं जिसको अपन त्रिपिटक कहते हैं, ये बौद्ध धर्म के किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में लिखे गए हैं।
फिर देखिए दोस्तों आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना मत्स्य पालन से, याद रखना, ठीक है। फिर आगे वाला है 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है, गुजरात में होता है दोस्तों, आपको याद रखना। मूंगफली का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है, ठीक है ना। और सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, कहाँ होता है, राजस्थान में, ठीक है ना। और चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। और गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना। और सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। गेहूं का प्रथम स्थान, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चावल के उत्पादन में और पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। और सरसों के उत्पादन में और राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके अलावा दोस्तों मूंगफली के उत्पादन में और नमक उत्पादन है, और नमक के उत्पादन में प्रथम स्थान भी किसका है, तो आपको याद रखना गुजरात का है। और नमक कानून भी जो गुजरात में जो गांधी जी ने जो तोड़ा था वो ये गुजरात में समझा, दांडी यात्रा। फिर देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, दोस्तों लेह है। लेह लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर में। तो सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा स्थान है दोस्तों, वो है मौसिनराम। ये मौसिनराम दोस्तों मेघालय में पड़ता है, ये भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है मौसिनराम। ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और मौसिनराम से दोस्तों पहले कौन सा स्थान था, तो आपने नाम सुना होगा चेरापूंजी। पहला चेरापूंजी का प्रथम स्थान था जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती थी। अब मौसिनराम हो गया, ये दोनों ही स्थान का है, तो ये दोनों स्थान मेघालय में। और सबसे कम वर्षा होती है तो आपको याद रखना वो लेह लद्दाख में होते हैं। फिर देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, यह ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़ा बहन कहलाता है, दोस्तों वो शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह के बारे में दोस्तों मैं बहुत बड़ी विचित्र जानकारी आपको बता रहा हूँ कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह, सबसे पॉइंट तो ये रखना, ठीक है ना। पृथ्वी का सर्वाधिक, ठीक है ना। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या भगिनी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं, क्या कहते हैं, सौंदर्य का देवता कहते हैं। शुक्र ग्रह को प्यार और सुंदरता की देवी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है ना। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। तो ये दोस्तों ये 4 5 7 पॉइंट है, ये याद रखना। पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी का जुड़ा ग्रह कहते हैं, भोर भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला तारा भी है, सौंदर्य देव भी कहते हैं, सुंदरता और प्यार की देवी भी कहते हैं। तो ये दोस्तों आप सभी याद रखना, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। फिर देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो डॉक्टर नॉर्मल बोरलॉग है। और भारत में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1966-67 में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर है, तो आपको याद रखना गेहूं की फसल पर। और 2 नंबर कौन सा हो जाएगा, चावल, ठीक है ना। हरित क्रांति में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा गेहूं की फसल पर पड़ा है, तो आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों दलदली भूमि है ना, बुलबुल रूप में कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस के बारे में दोस्तों आपको याद रखना कि जब ऊँट जब चुगाली करता है, वहाँ कौन सी गैस निकलती है, उनकी मीथेन गैस निकलती है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, मिथिल गैस निकलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि जो गोबर गैस है, गोबर गैस जिसे अपन कहते हैं बायोगैस, ठीक है ना। गोबर गैस और बायोगैस से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपको याद रखना, जो कोयले के जो खदान होते हैं उसमें जो विस्फोट होते हैं वो किस गैस की वजह से होते हैं, मीथेन गैस की वजह से होते हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1984 में भोपाल में एक घटना हुई थी, ठीक है ना, एक त्रासदी हुई थी, और जिसमें किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। ये घटना कब की है, ये 1984 की सन याद रखना 1984। ये कौन सी गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं MIC मिक कहते हैं। और कहाँ घटित हुई, तो आपको याद रखना भोपाल में घटी हुई थी। फिर देखिए दोस्तों स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यह महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। और महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में दोस्तों आपको याद रखना कि जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी दोस्तों, आपको याद रखना 1875 में। कब की थी, 1875 में। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने चलाया था। किसने चलाया था, महर्षि दयानंद सरस्वती ने चलाया था, ये आप याद रखना।
फिर देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोस्तों राज्य हड़प नीति या राज्य विलय की नीति सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने लागू थी? उस गवर्नर जनरल का नाम था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। वो सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था? सबसे पहले 17 राज्य को हड़पा था। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना, राज्य हड़प नीति और राज्य विलय नीति के अंतर्गत सबसे पहले 17 राज्यों को इसने किया था, हड़पा था। इसके अलावा दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में डाक व्यवस्था और जो रेलवे का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के समय ही 1853 में भारत में रेलवे की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की जो स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है ना। आगा खान ने की थी और कहाँ की थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अब कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? इसका जो मुख्यालय था वो लखनऊ था। कहाँ था? लखनऊ में तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय था। स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। किसने की थी? तो सलीम अली उल्ला खां और आगा खान ने इनकी क्या की थी? स्थापना की थी। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है जो केसरी और मराठा अखबारों का संपादक किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने, जिसे अपन कहते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि लोकमान्य की इसी उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। ये दो रचना केसरी और मराठा, इन दोनों के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। फिर बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये नारा किसका था? तो आपको याद रखना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का था। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का अपन जनक भी कहते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? दोस्तों एक आप याद रखना 1853 में 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति में क्या हुआ था? जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, तो आपको याद रखना वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का अधिनियम बना था, ठीक है ना। उस अधिनियम में क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल का पद तो क्या है? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। और वायसराय पद का क्या हुआ था? सर्जन हुआ था। तो वायसराय पद का सर्जन हुआ था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखना। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला 31 नंबर क्वेश्चन है कि टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों टोडरमल का जो संबंध है तो आपको याद रखना भू राजस्व से। और ये किसका राजस्व मंत्री था टोडरमल? तो आपको याद रखना अकबर का जो राजस्व मंत्री था उसका क्या नाम था? टोडरमल था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी दोस्तों? लाहौर थी, ठीक है ना। पोलियो की टीका का किसने खोजा दोस्तों? जॉन साल्क ने, ठीक है ना। और पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी दोस्तों? अल्बर्ट सेबी ने। जो पोलियो ड्रॉप है इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? आपको याद रखना अल्बर्ट सेबी ने की थी। और पोलियो जो टीके की खोज की थी वो किसने की थी दोस्तों? जो ये जॉन साल्क ने की थी। किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। और इसके अलावा दोस्तों पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना जो पोलियो दिवस मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ही पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने थी। और पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? अल्बर्ट सेबी ने की थी। फिर देखिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों पंचायत समिति सदस्य बनने न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? दोस्तों सर्वाधिक जो पानी की मात्रा किस नदी का? वो अमेजन नदी की, क्योंकि अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और इसका लंबाई लगभग है 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये मिस्र की मुख्य नदी मान लीजिए। वैसे अनेक देशों में बहती है, लेकिन ये आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका में, अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? दोस्तों सुपीरियर झील है। ये कहाँ है? अमेरिका में, संसार की सबसे बड़ी झील। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों? आपको याद रखना वो
कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो आपको याद रखना, वो गोविंद सागर झील है। कौन सी आ जाएगी, गोविंद सागर झील आपको याद रखना। फिर योगेश्वर दत्त और ये सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है, दोस्तों योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार दोनों कुश्ती से, दोनों पहलवान है, दोनों का संबंध क्या है, और रेसलिंग है या कुश्ती से, आपको याद रखना। कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम मतलब 28 टन की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ, ये लॉर्ड कैनिंग था। जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था ये 28 टन की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण में और कौन उत्तरदायी है। दोस्तों जो देशी रियासतों को जो एकीकरण किया था, इसका सबसे ज्यादा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो आपको याद रखना, जो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, वहां बारदोली की महिलाओं ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपन लोहा पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लोहा पुरुष के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है गुजरात में, इसे अपन कहते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, क्या कहते हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और ये संसार की सबसे ऊंची स्टेच्यू है, ये सबसे ऊंची मूर्ति है, तो ये यहाँ पे याद रखना, ये किसकी है, तो आपको याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। फिर देखिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, फ्रंटियर गांधी दोस्तों आपको याद रखना खान अब्दुल गफार खान को कहते हैं। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों आप याद रखना कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन ने कब की थी, तो आपको याद रखना 1850 में। और भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय कहते हैं। और किस समाज सुधारक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था या विरोध किया था, तो वो कौन था, राजा राम मोहन राय ने। कब, तो आपको याद रखना दोस्तों 1829 में। और किस गवर्नर जनरल की सहायता से, तो विलियम बेंटिंक की सहायता से। और विलियम बेंटिंक दोस्तों आप सभी को पता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो का अंत तक जरूर देखना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर देखिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है, तो आपको याद रखना वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, ठीक है ना। भारत का मानक समय कितना है, दोस्तों भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है। ये 5 राज्यों से गुजरता है मानक समय, ठीक है ना। और इसकी जो शुरुआत होती है वो इलाहाबाद की नैनी से, इलाहाबाद की नैनी नामक स्थान से। और इस रेखा क्या होती है, शुरुआत होती है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है, ये आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला जो 45 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक वन वाला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला राज्य, सबसे ज्यादा वन का है, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश में। और सबसे कम किस राज्य में है, तो आपको याद रखना वो हरियाणा राज्य में सबसे वन सबसे कम है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। फिर देखिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, दोस्तों पहले बता चुका हूँ, ये मौसिनराम है, जो कहाँ है, तो मेघालय में है। और मौसिनराम से पहला कौन सा स्थान था, वो आपको मैंने बताया चेरापूंजी था। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वतमाला कौन सी, दोस्तों वो आपको याद रखना अरावली। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, दोस्तों वो आपको याद रखना केरल है। कौन सा है, केरल। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में। और सबसे कम किस राज्य में, दोस्तों आपको याद रखना बिहार में, ठीक है ना। बिहार में साक्षरता सबसे कम है और सर्वाधिक साक्षरता केरल में। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितने, दोस्तों 9 है। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने, 9 है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, दोस्तों आपको याद रखना अफगानिस्तान है। और सबसे बड़ी किससे लगती है, तो वो आपको याद रखना बांग्लादेश। बांग्लादेश सर्वाधिक लंबी लगती है और सबसे छोटी अफगानिस्तान लगती है। ये देखिए दोस्तों जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।